साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में। पहली खबर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जुड़ी हुई, जो लगातार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाती जा रही है। इसी कड़ी में 19 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। इस मौके पर 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास कराने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 10 से 12 फरवरी के बीच देश विदेश से निवेश आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने लखनऊ में ही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया था। वहीं इस बार योगी सरकार के इस मेगा शो में देश भर के जाने माने उद्योगपति भी शामिल होंगे। इस मौके पर औद्योगिक उत्पादों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी भी आयोजित करने की खबर सामने आ रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों कराया जाएगा। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है और उसमें भी देश के प्रधानमंत्री को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जा रहा है, क्या मानकर चलें कि योगी सरकार केंद्र सरकार की मदद करने के लिए लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इस तरह की बड़ी कार्यक्रम को आयोजित कर रही है? जी किरण, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ था, उसको प्राप्त निवेशकों को प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तावित ग्राउंड सेरेमनी का आयोजन 19 फरवरी को जो करने की बात हो रही है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे। जो लगभग 10,000 लाख करोड़ परियोजनाओं को जो शिलान्यास है उसको करेंगे, और जिसमें 10 लाख परियोजनाओं में से जैसे 40 लाख परियोजनाओं का इनको पास जो प्रस्ताव आया, तो उसमें से 10 लाख करोड़ परियोजनाओं को वो धरातल पर उतारने की कोशिश होगी। आपको बताते हैं कि 2024 का रण चुनाव बच चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ग्लोबल समिट पे प्रश्न उठाता रहा कि इतना आया इतना गया, लेकिन अभी वो कहीं दिख नहीं रहा। विपक्ष ने भी उठाया था। तो इसी के मद्देनजर ये इस तरह के कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें 10 से 12 फरवरी का 3 दिवसीय एक प्रोग्राम भी जो उत्पादों को लेके होगा, उसमें देश के जाने माने उद्योगपतियों को भी शामिल करने की बात कही गई है। जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें कि 19 से 20 तारीख तक की जो भी लखनऊ में बड़े होटल है या 5 स्टार होटल है, इस तरह के सभी होटलों में बुकिंग रोक दी गई है। कि माना ये जा रहा है कि इसमें देश के उद्योगपतियों के अलावा प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगी। इसके मद्देनजर ये कार्रवाई की। जी अजय, देखिए जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री का ये यूपी दौरा लगा हुआ है, कभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, कभी एक जनसभा को संबोधित करने, और अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद ये जो निवेशकों को लेकर के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, उसमें भी पीएम आ रहे हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव को साधने के लिए ही प्रधानमंत्री का ये दौरा लगातार एक के बाद एक होता जा रहा है? किरण, आपको बता दें कि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो उत्तर प्रदेश से होके ही गुजरती है। तो इसके मद्देनजर आपको होता है कि जो सबसे बड़ा देश का राज्य है वो उत्तर प्रदेश है लोकसभा की सीटों के मद्देनजर। तो और दूसरी बात कि ये प्रधानमंत्री का भी राज्य जो वाराणसी से वो वहाँ पे सांसद है, और इसके मद्देनजर भी ये सब चीजें हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में, इसलिए वो इस मजबूत स्थिति को और मजबूत करने की भी एक कवायद होगी। और रही 2024 के लोकसभा के चुनाव, आपने पिछले दिनों देखा है कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर सरकार ने देश का पूरे विदेशों तक इस मुद्दे को उठाया था। और सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो बात है, तो सरकार हर अच्छे कार्यों को धरातल को उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अजय। यूपी विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज 6वां दिन है, और ये 6ठा दिन बेहद हंगामेदार रहने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि आज 2024-25 बजट का वित्त मंत्री जो पेश किए थे उस पर चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर विपक्ष आज
सत्ता को घेरता हुआ भी नजर आ सकता है। जबकि बीते दिनों सीएम योगी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान वो काफी फुल फॉर्म में नजर आए थे। 1 घंटे 49 मिनट तक चले भाषण में सीएम योगी ने 10 बार चच्चू और 1 बार चाचा कहकर शिवपाल सिंह यादव का जिक्र भी किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश के परिवार और पीडीए पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं अब ये माना जा रहा है कि बजट पर जो चर्चा होने वाली है उस पर विपक्ष काफी ज्यादा सवाल उठा सकता है और ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा भी सकता है। जिस दिन वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था उसी दिन से लगातार विपक्ष इस बजट को घेर रहा था, बजट पर सवाल खड़ा कर रहा था। खुद सपा सुप्रीमो ने यह तक कह दिया था कि बजट नाम का नहीं काम का होना चाहिए। ऐसे में आज उसी बजट पर चर्चा होनी है और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्ष इस दौरान जमकर हंगामा कर सकता है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आज बजट सत्र पर चर्चा होनी है, क्या मानकर चला जाए, क्या कुछ हो सकता है इस दौरान सदन में? जाहिर सी बात है कि आज विधानसभा में बिल्कुल हंगामेदार होने वाला है और सबसे बड़ी बात पेश हुआ है योगी सरकार के द्वारा, उस पर आज विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए नजर आएगा और विधानसभा सत्र आज जो है बिल्कुल हंगामेदार होने के आसार हैं। किरण जी राजेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उस दिन सपा की ओर से बहुत ज्यादा हंगामा किया गया था और एक अलग ही रूप देखने को मिला था, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने गले में एक गमछा डालकर आए थे और राज्यपाल को वापस भेजने की बातें हुई थी। और सपा सुप्रीमो ने तो बजट पेश होने के बाद बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ नाम का है, इसमें कुछ काम का है ही नहीं। तो क्या इस बार ये जो आसार जताए जा रहे हैं कि सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है, इसमें भी विपक्ष कुछ अनोखी चीज कर सकता है? क्योंकि देखिए, विपक्ष अक्सर इस तरीके से हंगामा करता है कि कभी वो ई रिक्शा से कोई नेता पहुंच जाता है, कभी कोई गले में प्याज की माला पहनकर चला आता है। तो क्या कुछ ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस हंगामे में भी कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, अभी बीते दिनों भी जो रायबरेली से विधायक जी हैं मनोज पांडे, उन्होंने ई रिक्शे से विधानसभा पहुंचे थे। दूसरी चीज आपको बता दें, अखिलेश यादव ने लगातार कहा है कि ये बजट जो है, सरकार ने जो बजट पेश किया है, ये बजट जो है लोक लुभावना है, ना तो गरीबों के लिए है, ना बेरोजगारों के लिए है और ना ही महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ है। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो आज जो है विधानसभा जो है हंगामेदार होने वाली है और उसमें जो चर्चा होगी उस चर्चा पर आज विपक्ष जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। किरण जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज वाराणसी दौरे पर होंगे। वाराणसी में अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव वाराणसी लोकसभा के प्रभारी सुरेंद्र पटेल के आवास के पास मौजूद भगवान हनुमान के मंदिर में दर्शन पूजन करने भी पहुंचेंगे। वहीं प्रभारी के आवास पर पार्टी के अधिकारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव चर्चा करने वाले हैं। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एक बार आज फिर से सपा सुप्रीमो वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं। इस खबर से जुड़ी आपसे हम ज्यादा अपडेट्स चाहेंगे। जी किरण, आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो वाराणसी अपने 1 दिवसीय दौरे पे जा रहे हैं। वहां पर जो पार्टी की नीतियां हैं, तो उस नीतियों को लेकर वहां के पदाधिकारी वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ रणनीति बनाएंगे कि आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव में किस तरह से तैयारियां करनी है। दूसरी चीज आपको बता दें कि वहां पर कुछ निजी कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो लोकसभा के वाराणसी के जो प्रभारी बनाए गए हैं सुरेंद्र पटेल, उनके घर पे भी वो आज जाएंगे, उनके निजी आवास पे जाएंगे, वहां पे भी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके अलावा एक चीज और बता दें कि सुरेंद्र पटेल के निजी आवास के पास में
बाबा बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ मंदिर में मत्था टेकेंगे। वहाँ मत्था टेकने के बाद बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के बाद अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। किरण जी राजेश, वाराणसी वैसे भी प्रधानमंत्री का गढ़ है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जितनी ज्यादा है, उसके सामने अब सपा सुप्रीमो भी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। लगातार वाराणसी हो या फिर कोई भी ऐसी सीट हो जिस पर भाजपा की पैठ हो, लगातार सपा काम कर रही है कि उस पर भी अब काबिज हो पाए। तो क्या सपा सुप्रीमो का ये जो दौरा है वाराणसी का, जनता के मन पर थोड़ा बहुत असर डालेगा? बिल्कुल बात सही कि जो सपा सुप्रीमो का ये दौरा है वाराणसी का, बिल्कुल असर डालेगा। असर डालेगा वहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रधानमंत्री का लोकसभा का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, और उसी क्षेत्र से अखिलेश यादव बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए कमर कसने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी ये देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस से और अखिलेश का अभी इंडिया का गठबंधन भी है, और उसको लेकर अगर देखा जाए, कुल मिलाकर देखा जाए, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव का जो दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है वाराणसी का, और वाराणसी से ही वो ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। राजेश, एक सवाल ये भी बन रहा है कि अभी आपने बताया कि अखिलेश यादव वाराणसी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके पहले वो बजरंगबली के दर्शन लेने जाएंगे। तो क्या अब सपा भी धीरे धीरे भाजपा की तरह ही हर काम से पहले भगवान को याद करना शुरू कर रही है, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही सपा सुप्रीमो ने प्लान बना लिया कि हाँ पहले भगवान के दर्शन करेंगे उसके बाद आगे का काम करेंगे? जी किरण, बिल्कुल आपकी बात सही है कि सपा सुप्रीमो ने भी सोच लिया कि भगवान के बिना सारी चीजें अधूरी है। जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे, और अयोध्या मंदिर में जो अभी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो अयोध्या मंदिर के सहारे बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। उसी को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी आज बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद लेंगे, और आशीर्वाद लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव की ये तैयारी करेंगे। किरण जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। लखनऊ के मलिहाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर का चौथा और आखिरी आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। लखनऊ पुलिस ने आरोपी फुरकान को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फुरकान अपने चाचा के घर में छिपकर बैठा था। बीते शुक्रवार को वारदात के वक्त लल्लन उर्फ सिराज के पीछे बाइक से फुरकान पहुंचा था। सीसीटीवी में पीली टी शर्ट पहने फुरकान नजर भी आया है। जानकारी के मुताबिक तीनों की हत्या के बाद फुरकान थार जीप में सिराज और फराज के साथ ही बैठकर मौके से फरार हुआ था। आपको बता दें कि इससे पहले लल्लन उर्फ सिराज, फराज, अशरफी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और लगातार फुरकान की खोज में पुलिस दबिश डाल रही थी। वहीं अब फुरकान को भी पुलिस ने लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया है, जो अपने रिश्तेदार के घर में छुपकर बैठा हुआ था। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी ओवैस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैस, जिस तरीके से अब ये चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस का इस बाबत अभी तक कोई बयान सामने आया है? तो ये 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हुए थे। पहले उसके बाद लल्लन खां और उसका बेटा गिरफ्तार हुआ था। वो 36 घंटे के बाद पुलिस ने जो है इसका खुलासा किया था, और साफ तौर पे पुलिस ने बयान भी दिया था कि जिस तरीके से इन लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के जो सदस्य थे, जिसमें एक महिला थी और एक पुरुष थे, और एक 17 साल का जो बच्चा था, नाबालिग बच्चा, उसकी हत्या करके फरार हो गए थे। तो उसके बाद पुलिस ने एक बड़ी पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो एक आरोपी था, ये अभी फरार चल रहा था, जिसको लखीमपुर तिकुनिया से गिरफ्तार कर लिया है। किरण जी ओवैस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक ये खबर सामने आ रही थी कि लल्लन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या उनके अलावा ये जो बाकी 3 आरोपी हैं, इनमें से किसी और के ऊपर भी कोई मुकदमा पहले से दर्ज रह चुका है क्या? नहीं, देखिए, अगर हम मुकदमे की बात करें तो लल्लन खां उर्फ गब्बर पे जो है वो 18 आपराधिक मुकदमे जो हैं वो पहले से चल रहे थे, और ये पुराना इसका जो इतिहास रहा है, और इसमें
हत्या के और कई भी और गंभीर धाराओं में इसके मुकदमे थे। लेकिन अगर आपने जैसा बात की कि किसी और जो 3 और अन्य आरोपी हैं उनके ऊपर अगर मुकदमे की बात करें तो देखिए किरण, उनके पहले से मुकदमे की बात सामने निकलकर नहीं आई है, क्योंकि उनका एक बेटा था, वो बाहर पढ़ रहा था, तो वो अभी लखनऊ में आया था जो हत्या में शामिल था। और उसके बाद जो ड्राइवर था और जो अरशद पकड़ा गया है अभी लखीमपुर तिकोनिया से, इसकी भी जो है आगे आपराधिक मुकदमों की बात सामने निकलकर नहीं आई है। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चौथा आरोपी जो पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है उसको तो पहले पुलिस ने पकड़ ही लिया था और पुलिस ने पकड़ के सलाखों के पीछे भेज दिया था। लेकिन ये चौथा जो आरोपी है, ये इसके लिए पुलिस का जगह जगह पे दबिशें मार रही थी। आखिरकार पुलिस ने जो है इसको लखीमपुर तिकोनिया से गिरफ्तार कर लिया है और ये सीसीटीवी फुटेज में पीली टी शर्ट पहनकर जो है दिखा था और ये इन्हीं के साथ थार गाड़ी में बैठकर हत्या, जब दोनों ने हत्या कर ली थी और हत्या के बाद ये जो है इनके थार गाड़ी में बैठकर ये चौथा जो आरोपी है वो इन्हीं के साथ गया था, जिसको पुलिस ने पकड़कर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। किरण जी, ओवैस, ये सवाल भी लगातार जनता की ओर से पूछा जा रहा है कि अगर लल्लन इस किस्म का शातिर अपराधी रहा है, उसके ऊपर जब हत्या और इतने बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हैं, तो वो खुला कैसे घूम रहा था? क्या इस बाबत अभी तक पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? देखिए, जहां तक बात सामने निकल कर आ रही है कि ये कई मामलों में बेल आउट हो गया था, इसके ऊपर मुकदमे कई एक चल रहे थे, 18 चल रहे थे इसके, और इसकी काफी एज भी थी। देखिए सीसीटीवी फुटेज में इसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है इनकी एज जो है वो 65 के आसपास की बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपराधिक मुकदमे जो थे ये इसके पहले के थे, जवानी के टाइम थे। इधर वाल काफी टाइम से जो है ये सक्रिय नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वही प्रवृत्ति का और वही सोच और वही माइंडेड का जब इंसान होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उम्र का जो है तकाजा नहीं देखा जाता, तो वही उसने साबित किया है, उम्र का तकाजा नहीं। तो पहले से इसके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, लेकिन इस बार जो इसने किया है वो इस उम्र में कैसे 3 लोगों की हत्या कर दी है, ये एक बड़ी बात है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद उवैस। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction
gfx@gmail.com।